सुना हम लोग पढ़ रहे थे विंड एनर्जी के बारे में। और विंड एनर्जी भी लगभग लगभग आपका कंप्लीट हो गया, मैंने उसको बता दिया था। अब इसके जो एडवांटेजेस होते हैं उसको पहले देखते हैं कि क्या क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं। यह कभी खत्म ना होने वाली ऊर्जा का स्रोत है, इसीलिए इसको क्या अब परंपरागत स्रोत भी कहते हैं, आप लोग जानते हैं। तो इसका लाभ यही, एडवांटेज यही है कि ये क्या है, कभी खत्म ना होने वाली ऊर्जा का स्रोत है और यह मुफ्त में उपलब्ध होती है। यानी कि अगर आप थर्मल पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट, इस तरह के पावर प्लांट का जब यूज करके आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो आपको उस पर क्या करना पड़ता है, एज ए फ्यूल कुछ कॉस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, कुछ कॉस्ट लगाना पड़ता है। लेकिन आप जब विंड टरबाइन का यूज करेंगे और हवा के माध्यम से या पवन के माध्यम से अगर आप बिजली बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, तो उसके लिए आपको एज ए फ्यूल कॉस्ट की जरूरत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विंड आपको हवा यानी कि मुफ्त में देती है और यह स्वच्छ और प्रदूषण रहित भी होता है। आप लोग जानते हैं कि इसके द्वारा कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, यानी कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी बन जाती है और कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। रख रखाव की लागत भी क्या आती है, कम आती है। ज्यादा इस पे रख रखाव यानी कि मेंटेनेंस का कॉस्ट नहीं आता है। ऊर्जा उत्पादन दर जो है वो बहुत कम होती है। अब इसकी हानियां क्या होती हैं, हानियां देखते हैं कि इसकी प्रारंभिक लागत बहुत अधिक होती है। आप लोग देख पा रहे होंगे या समझ पा रहे होंगे कि जो ऐसे प्लांट्स है या पावर प्लांट्स हैं जिसमें कि जो नॉन कन्वेंशनल टाइप के हैं, उसके जो प्रारंभिक लागत है यानी कि जो प्राइमरी कॉस्ट है वो ज्यादा है। ठीक है, यानी कि जो आपके कन्वेंशनल सोर्सेस होते हैं और उस टाइप के जो पावर प्लांट होते हैं उनमें इसकी अपेक्षा थोड़ा सा कम कॉस्ट आता है, लेकिन इनमें क्या होती है, प्राइमरी लागत ज्यादा आ जाती है लेकिन बाद का खर्चा कम हो जाता है या फिर ना के बराबर लगता है। दूसरा इसकी जो हानि है वो है वायु का परिमाण तथा दिशा दोनों क्या है, बदलते रहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही दिशा में हवा चलेगी। अगर एक दिशा में हवा चलेगी तो मूव करेगा, दूसरी दिशा में क्या करेगा, ये फिर हो जाए। या फिर जो आपका रोटर है या ब्लेड है उसकी दिशा आपको बदलनी पड़ेगी। थर्ड है गति परिवर्तन बहुत अधिक होता है, यानी कि जो विंड है, हवा है, उसका गति परिवर्तन क्या होगा, बहुत अधिक होगा। तो उसी के हिसाब से आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी बनेगी। जैसे कि आपकी सोलर जो होती है, सोलर में भी क्या होता है, वेरिएशन होता है। वेरिएशन का मतलब ये कि आप धूप जो है वो वेरी करती रहती है, कम या ज्यादा होती है। इसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा, विंड जो है वो कम या ज्यादा वेरी करेगा। तो ये क्या है, एक डिसएडवांटेज होता है। और लास्ट है यह ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न भी करती है, क्योंकि क्या इसमें मैकेनिज्म लगे होते हैं और ये क्या होते हैं, शोर करते हैं। अब आपका नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है टिंडल एनर्जी, जिसको आप ज्वारीय ऊर्जा बोलते हैं। अब ये टिंडल एनर्जी क्या होती है, यह हाइड्रो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है। यानी कि जो हाइड्रो ऊर्जा है उसका ये नवीकरणीय स्रोत है। यह मुख्यतः ज्वार के उठने एवं गिरने के कारण उत्पन्न होते हैं। प्रतिदिन यह 2 बार उठते हैं और 2 बार गिरते हैं। यानी कि जो ज्वार होता है ये उसी के द्वारा जो है, उसी के कारण उत्पन्न होते हैं और ये दिन में 2 बार उठते हैं, 2 बार गिरते हैं। ज्वार भाटा सूर्य तथा चंद्रमा के पृथ्वी की घूर्णन गति के सापेक्ष गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होते हैं। आप लोग जानते हैं कि ज्वार और भाटा कैसे उत्पन्न होते हैं। ये पृथ्वी की जो चंद्रमा, सूर्य तथा चंद्रमा के पृथ्वी की घूर्णन गति के सापेक्ष जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके कारण ये ज्वार और भाटा उत्पन्न होते हैं। ज्वार भाटा की ऊपरी सतह फ्लोट या उच्च ज्वार फ्लड हाइट टाइट कहलाता है, यानी कि इसकी इंग्लिश होती है। तथा निचला स्तर एब स्तर था या निम्न स्तर कहलाता है। यानी कि जो ऊपर वाला भाटा का जो ज्वार भाटा का ऊपरी स्तर होता है ये क्या कहलाता है, उच्च ज्वार कहलाता है। और जो नीचे वाला भाग होता है वो निम्न ज्वार कहलाता है। उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार के अंतर को क्या कहते हैं, ज्वार रेंज कहते हैं।
तो आपकी जो ज्वार रेंज होती है वो बेसिकली आपकी जो कुछ घटक होते हैं उस पर निर्भर होती है। पहला समय, मौसम और स्थान, इन तीनों चीजों पे क्या होती है आपकी ज्वार जो है वो डिपेंड होती है या इस पर निर्भर रहती है। जब चांद नया तथा पूरा होता है तो अधिकतम रेंज मिलती है, और हम स्प्रिंग ज्वार उसे कहते हैं। यानी कि जब चांद आपका पूरा होता है, देखते होंगे आप चांद का जो आकार है वो बदलता रहता है, छोटा बड़ा होता रहता है, लेकिन जब चांद का आकार पूरा ज्यादा रहेगा तो आपका अधिकतम ज्वार रेंज मिलता है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा केंद्र दो जगह है। पहला आपका जो ज्वारीय ऊर्जा केंद्र है वो है कच्छ की घाटी। कच्छ की घाटी जो है वो गुजरात में है। दूसरा सुंदरबन क्षेत्र, सुंदरबन क्षेत्र आपका वेस्ट बंगाल में होता है, जो कि बांग्लादेश के पास में है। पहला आपका ज्वारीय ऊर्जा क्षेत्र जो है वो है कच्छ की घाटी। कच्छ की घाटी आपका गुजरात में है। और दूसरा जो है सुंदरबन क्षेत्र में है। सुंदरबन क्षेत्र आप जानते हैं बहुत ही फेमस है, फेमस जगह है, और जो कि पश्चिमी बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में है। ज्वारीय ऊर्जा आपके जो शक्ति संयंत्र होते हैं वो मेनली आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला एकल घाटी निकाय ज्वारीय शक्ति संयंत्र, और दूसरा दो निकाय घाटी ज्वारीय शक्ति संयंत्र। ये आपके दो प्रकार के होते हैं। अब ये एकल घाटी क्या होता है और दो घाटी क्या होता है। एकल घाटी जो आपकी द्वीप घाटी है उसको हम फिगर बना देते हैं, और फिगर में समझते हैं कि क्या होती है।
ठीक है, तो ये आपका हो गया फिगर। इधर आपको दिख रहा है एकल घाटी निकाय ज्वारीय शक्ति संयंत्र, और ये आपको उधर दिख रहा है दो घाटी निकाय ज्वारीय शक्ति संयंत्र। ठीक है, जिसमें आपके मेन पार्ट्स आपको कुछ दिख रहे होंगे, 2-3 पार्ट्स दिख रहे होंगे। स्लूइस दिख रहा होगा, पावर हाउस और बेसिन। बेसिन यानी कि घाटी। इस निकाय में पहले उच्च ज्वार के समय कृत्रिम बेसिन में पानी क्या होता है, इकट्ठा कर लेते हैं, तथा निम्न ज्वार के समय इस बेसिन में से स्लूइस गेट के माध्यम से क्या होता है, बाहर को निकाल देते हैं। निम्न ज्वार के समय जब हम पानी बाहर निकालते हैं, तब हम हाइड्रोलिक टरबाइन के द्वारा इस ऊर्जा का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस ऊर्जा का क्या किया जाता है, उस टाइम पे यूज में लाया जाता है। और यहाँ पे क्या देख पा रहे होंगे, जो आपकी सेकंड टाइप्स का जो फिगर है उसमें क्या दिख रहा होगा, दो बार दिख रहे होंगे, ऊपरी और एक निचला। तो पहले वाले को डिस्कस कर रहे हैं। जो आपका फर्स्ट है, फर्स्ट में एक ही बात है और उसमें बीच में क्या है, आपका पावर हाउस लगा हुआ है। और जब आप हाइड्रोलिक टरबाइन का यूज करते हैं वहां पे, तो वो क्या होता है, आपका यांत्रिक कार्य यहाँ पे यानी कि मैकेनिकल वर्क वहां पे आपको प्राप्त हो जाता है, जिसे हम शक्ति संयंत्र की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित कर लेते हैं। तो बेसिकली यही काम होता है, और हमेशा इस प्रोसेस से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर पाना ये संभव नहीं है, यह असंभव है। इसीलिए इसका इस तरह का पावर प्लांट का उपयोग या फिर इस प्रकार के सोर्सेस का उपयोग अधिकतर नहीं किया जा रहा है। दो घाटी में क्या होता है, सेम उसी तरह का प्रोसेस है। अब आते हैं कि आपके जो ज्वारीय ऊर्जा है उसके लाभ क्या है। कभी क्षय न होने वाले ऊर्जा का स्रोत है, और ये भी क्या है, आपका मुफ्त में अवेलेबल होता है। तो ये भी आपका ये एडवांटेज के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि ये फ्री में अवेलेबल हो जा रहा है। दूसरा, समुद्री क्षेत्रों के स्थानीय शक्ति जरूरतों की पूर्ति की जा सकती है। यानी कि जो समुद्री क्षेत्र है, आपको पता होगा ज्वार भाटा जो आपका आता है वो समुद्री क्षेत्रों में ही आता है, समुद्र में ही आता है किनारों पे। तो वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है उसको उसके द्वारा यानी कि ज्वार भाटा के द्वारा पूरा किया जा सकता है। यानी कि ज्वारीय जो आपकी एनर्जी होती है उसके द्वारा उन क्षेत्रों की विद्युत की आपूर्ति को पूरा किया जा सकता है, और इसके द्वारा कोई प्रदूषण भी नहीं होता है। बेसिकली आपके जितने टाइप्स के नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेस होते हैं, रिसोर्सेस होते हैं, उन किसी में या मैक्सिमम जितने रिसोर्सेस हैं नॉन कन्वेंशनल टाइप्स के, किसी में प्रदूषण होता ही नहीं है लगभग। और अब इसकी हानियां क्या है, संयंत्र की क्या होती है, लागत बढ़ जाती है, क्योंकि आपका सेटअप जो है टोटली समुद्र में होगा, तो जाहिर सी बात है सेटअप का जो आपका कॉस्ट होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपके बेसिकली सारे लगभग नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में होता है। समुद्री जल नमकीन होता है, जिससे क्षरण होता है और तथा अवसाद जमा होकर और सीमित मात्रा में विद्युत उत्पादन की जा सकती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये बराबर रेगुलर आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं, इस तरह के पावर प्लांट का या इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का प्रोसेस, क्योंकि इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादित की जा सकती है ये लिमिट में ही प्राप्त की जा सकती है और आसपास के इलाकों में सप्लाई की जा सकती है। और इससे क्या होता है कि समुद्री जनजीवन क्या होता है, थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है। यानी कि समुद्र में जो जीव जंतु होते हैं या फिर और तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं वो थोड़ी सी प्रभावित हो जाती हैं। तो ये भी एक डिसएडवांटेज के अंतर्गत आ जाता है। तो ये तो आपकी हो गई ज्वारीय एनर्जी। अब ज्वारीय एनर्जी के बाद हम लोग पढ़ेंगे बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी क्या होती है? बायोमास एक जैविक पदार्थ है जो पेड़ पौधों से क्या होता है प्राप्त किया जाता है। पेड़ पौधे जो धरती पर उगने के साथ साथ ही साथ जल में उत्पन्न होते हैं, या पेड़ पौधों से
जो उत्पन्न पदार्थ था जीवों के व्यर्थ पदार्थ यानी गोबर से भी क्या होता है उत्पन्न किया, यानी कि जो बायोमास एनर्जी है यह पेड़ पौधे के साथ साथ जो आपके जीव जंतुओं के गोबर होते हैं, जो मल होते हैं, उसके द्वारा भी क्या होता है ये प्राप्त किया जाता है या उत्पन्न होता है। उपरोक्त जैविक पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा को बायोमास ऊर्जा कहते हैं, और इसके द्वारा जो आपकी ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को आप क्या कहेंगे, बायोमास ऊर्जा बोलते हैं। बायोमास सौर ऊर्जा का अप्रत्यक्ष स्रोत है, ठीक है। इसके पहले क्या था, विंड भी आपका क्या था, सौर ऊर्जा का अप्रत्यक्ष रूप था, और ये भी क्या है आपका बायोमास भी सौर ऊर्जा का अप्रत्यक्ष रूप है, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा उत्पन्न होता है, क्योंकि आपके पेड़ पौधे जो भी प्रोसेस करते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही करते हैं, तो इस वजह से ये भी क्या हुआ, सौर ऊर्जा का अप्रत्यक्ष रूप हुआ, और प्रकाश संश्लेषण सूर्य की ऊर्जा के द्वारा ही होता है, और यह ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस भी बायोमास ऊर्जा के उदाहरण है, क्योंकि यह भी जैविक पदार्थ पेड़ पौधों से ही प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं बायोमास ऊर्जा के कुछ प्रमुख स्रोत। खेतों से, पौधों से, जंगलों से, पानी में उत्पन्न पेड़ पौधों से, ये पहला हो गया। दूसरा व्यर्थ पदार्थ, व्यर्थ पदार्थ का मतलब क्या, जैसे जीव व्यर्थ यानी कि एनिमल वेस्ट, और जंगल से व्यर्थ पदार्थों से। उसके बाद थर्ड है बायोमास गैसिफिकेशन से, जैसे कि गोबर से मीथेन गैस प्राप्त की जाती है। अब बायोमास से जो आपका ऊर्जा का रूपांतरण होता है ये कैसे होता है इसको जानते हैं, यानी कि एनर्जी कन्वर्जन फ्रॉम बायोमास, बायोमास से कैसे एनर्जी को रूपांतरित किया जाता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो ये तो तीन प्रकार में से बांटा गया है। पहला डायरेक्ट कंबशन, दूसरा थर्मोकेमिकल कंबशन या फिर कन्वर्जन, और थर्ड है बायोकेमिकल कन्वर्जन। पहले पर पढ़ेंगे प्रत्यक्ष दहन यानी कि डायरेक्ट कंबशन। डायरेक्ट कंबशन क्या होता है, जैविक पदार्थ जैसे लकड़ी, खाद, कृषि व्यर्थ, जीव व्यर्थ, औद्योगिक व्यर्थ को दहन कक्ष में ऑक्सीजन वायु की उपस्थिति के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष दहन विधि कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कोयला वगैरह जो भी चीजें हैं, लकड़ी है, इन सब चीजों को डायरेक्ट आप क्या करेंगे, आग देंगे तो क्या होगा, ये वायु की ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल जाएगा। ठीक है, तो इसी को आपको डायरेक्ट कंबशन के अंतर्गत समझाया गया। दूसरा है थर्मो रासायनिक परिवर्तन। यह विधि जैविक पदार्थ को मुख्यतः गैसें एवं द्रविक ईंधन के परिवर्तन कर देती हैं। दो तरीके इस्तेमाल में लिया जाता है थर्मो रासायनिक परिवर्तन के लिए, गैसिफिकेशन और पायरोलिसिस। ठीक है, तो कुल मिला के आपका ये बायोमास एनर्जी भी खत्म हो गया। बायोमास एनर्जी मैंने समझा भी दिया कि कैसे ये वर्क करता है, किस तरह से इसका रूपांतर किया, रूपांतर तीन प्रकार से किया जाता है। पहला डायरेक्ट कंबशन, दूसरा थर्मल केमिकल कन्वर्जन, और दूसरा है थर्ड है सॉरी बायोकेमिकल कन्वर्जन। ठीक है, तो ये तीन टाइप्स के हो गए। अब आपको हम नेक्स्ट क्लास में कुछ बचा हुआ है बूस्ट में वगैरह, तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे।